So, good evening to all of you. आप मुझे सुन सकते गुड हैं? गुड इवनिंग सर। Okay. सुन पा रहे हैं ना सब लोग मुझे? यस सर। ओके फाइन। सो आपको पीपीटी दिख रही है और पॉइंट प्रेजेंटेशन दिख रहा है? यस सर। सो इन द लास्ट चैप्टर अपन ने बात की थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में, राइट? कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, पंचायत के बारे में बात की हमने। प्लीज़ अपना माइक म्यूट कर लीजिए, वटेवर जो आवाज़ बंद कर लीजिए उधर से, जिनका भी ऑन हो। अगर आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन वो इसमें राइट। Yeah. So in the last chapter we discussed about the पंचायती राज institutions और पंचायती राज institutions कैसे काम करते हैं और टैक्स वगैरह कैसे टैक्स का कैसे कलेक्शन होता है, ग्राम सभा क्या होती है और ग्राम पंचायत क्या होती है और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी कौन होता है, सचिव होता है, इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, राइट? एंड सरपंच वगैरह होते हैं वो इलेक्टेड के आदमी अपॉइंट किए जाते हैं। सो इस तरह से हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की थी, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। सो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एनीवन, कोई भी अपना माइक ऑन कर लीजिए और आप पूछ सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। एनीवन, कोई भी, एनीवन कोई बता सकता है? प्रशासन होता है सर। हाँ हाँ, प्रशासन। और थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करेंगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पता नहीं। चलिए, सो अगर अपन बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन का वेल सर वॉइस क्लियर नहीं हो रही। अच्छा, एक सेकेंड। अब आ रही क्लियर? मेरे पास में माइक क्या हूँ, अभी भी नहीं आ रही सर? अब क्लियर आ रही? यस सर। हाँ, ये जिनके पास भी बटन बज रहे प्लीज शांत करवाइए। माइक अपना म्यूट अनम्यूट वॉल्यूम कर रखा तो ऑफ कर लीजिए प्लीज, इंटरप्शन नहीं होना चाहिए क्लास में। सो जैसे कि अपन बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सो बिफोर वी प्रोसीड द क्लास लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू। सो ये किसने ये क्वेश्चन किया और व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर क्या कोई बता सकता है इसका? ओनली वन सर। ओनली वन? यस सर, ओनली वन। नहीं सर, नॉट ओनली टू। ओनली टू आंसर। और कोई बताएगा आंसर? ओनली वन सर। ओनली वन, ठीक है, ओनली टू। और कोई बताएगा? सीओडी बता दीजिए, दो तो ऑप्शन बचे हैं बस। चलिए अपन डिस्कस करते हैं। The minimum age of prescribed by any person to be member of the पंचायत is 25 years। एज जो है, तो देखिए अपन ने बात की थी पंचायत की और एक थी ग्राम सभा की। तो पंचायत जो होता है उसके मेंबर्स वगैरह होते हैं, मतलब दे आर इलेक्टेड। तो इलेक्शन के लिए जो एज प्रिस्क्राइब की गई है अकॉर्डिंग टू दी 73rd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, उसके अकॉर्डिंग 21 ईयर्स होना चाहिए अगर आपको इलेक्शन लड़ना है। तो यदि आपको सरपंच बनना है आपके गांव में, तो आपकी अगर उम्र 21 साल की है तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, राइट? वेरेज अगर अपन बात करते हैं लोकसभा का इलेक्शन, अगर आपको कंटेस्ट करना है तो लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए बता सकता है कोई? 25 ईयर्स। और राज्यसभा का 30 है। 30 सर। सो ये एज वगैरह इनका क्राइटेरिया है। सो क्वेश्चन में क्या बोला है? 25 ईयर्स। सो आपको लगता है ये सही है कि गलत स्टेटमेंट है? गलत है, क्योंकि ये 25 ईयर्स का बोला है। होनी कितनी चाहिए? 21 ईयर का। अगर बोलता है कि ग्राम सभा के मेंबर होने के लिए 21 ईयर्स का होना बहुत ज़रूरी है,
दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्यों? 18 ईयर्स होना चाहिए, सारे लोग 18 ईयर्स के हो, प्लस दे आर रजिस्टर्ड कहाँ होना चाहिए? वोटिंग लिस्ट में होता है उसमें। तो रजिस्टर्ड वोटिंग लिस्ट में अगर उनका नाम है और वो 18 प्लस के, तो ग्राम सभा के सदस्य। समझ में आया आपको ये वाला पहला पॉइंट? सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द पंचायत, a panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for remainder period. ये स्टेटमेंट सही है गलत है? यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट। क्यों राइट है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 73 जो कि 1992 में है, उसमें ये बोला गया है कि प्री मैच्योर, अर्थात जैसे कि अपन ने बोला था कि अगर कोई सरपंच बनता है तो कितने साल के लिए बनता है? 5 साल के लिए। लेकिन गलती से या फिर ये सरपंच वगैरह ठीक से काम नहीं कर पाए और कुछ कर्मकांड किए उन्होंने, कुछ करप्शन वगैरह कुछ किया, तो डिसोल्यूशन हो गया। अगर डिसोल्यूशन अगर हो गया है तो लेट्स से कि 2 ईयर और रिमाइंडर पीरियड बना, ये 3 साल में इनका निपटारा हो गया बेचारे का, करप्शन वगैरह किया, तो अब बचे 2 साल। तो यस, अब जो नया इलेक्शन होगा, फ्रेश इलेक्शन होगा, वो 2 साल के लिए होगा, ना कि 5 साल के लिए। 5 साल के लिए नहीं होगा। और जो इलेक्शन है 2 साल के लिए, वो विद इन द 6 मंथ ऑफ द डिसोल्यूशन, 6 महीने के। जैसे कि अगर मान लीजिए कि जनवरी को हुआ है, तो जनवरी से 6 मंथ आप ऐड कर लीजिए, जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो जुलाई के पहले पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए, राइट है? जुलाई से पहले पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए विद इन द 6 मंथ, और फॉर दी 2 ईयर्स, नॉट फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज राइट। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, राइट? तो ये थोड़ी सी चीज़ अपन ने पढ़ी 6 की एनसीईआरटी से, उससे अपन ने प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन कर लिया। ये तो क्वेश्चन तो अपन ने डिस्कस कर लिया। ओके, सो इस क्वेश्चन में डाउट किसी को? नो सर। ये पहला ऑप्शन बता रहे थे भाई साहब, क्यों? तो ये बता रहे थे कि ओनली वन ऑप्शन राइट होगा। 25 और 21 में कंफर्म नहीं था सर। अच्छा, चलिए। अच्छा, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा इंप्रूव कर देते, अगर पूछते कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, करेक्ट तो ये सही हो जाता, फिर ये सही हो जाता, राइट? और मैं यहाँ पे लिखता था 18 ईयर्स, तो फिर तो बोथ आर करेक्ट। बोथ आर यस सर। करेक्ट। बोथ आर करेक्ट। बता ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी डी या सी? होता है डी। नहीं, सी होगा, सी। सी होगा सर। हाँ, तो मैंने इनकरेक्ट किया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का स्पेशल आप ध्यान रखिए, कहाँ पे करेक्ट पूछा है, कहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हाईलाइटिंग वर्ड्स होते हैं। आप जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, तो अगर करेक्ट पूछा है तो आपको पता ही रहता है करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा तो उसको आप सर्कल कर लीजिए कि हाँ इनकरेक्ट पूछा है। जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके दिमाग में रहे कि हाँ भाई मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पर टिक करना है। ऑलराइट, so it was about the last question, so let us move forward. Yeah, so we are talking now about the रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि भाई मैनेज करना, किसी चीज़ को मैनेज करना। जैसे अपन बोलते हैं ना हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर अपन कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं तो बोलते हैं कि यार ये उनका डिपार्टमेंट देखेगा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। सो व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई उनका मैनेज करेगा। कौन मैनेज कर रहा है, कहाँ पे चीज़ें चीज़ें वर्क कर रही है, कहाँ पे चीज़ें नहीं कर रही, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, और क्या हमारे पास न्यू पॉलिसीज वगैरह ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, इस तरह की सारी चीज़ें। या कोई शिकायत आई है, कोई कंप्लेंट आई है, तो उनका निवारण हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तरह से, या फिर कहाँ पर जाना चाहिए। तो ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आती है। ये सब अगर अपन इंडिया की बात करते हैं तो अपना सबसे पहले क्या होता है, यूनियन होता है, फिर स्टेट होता है, फिर इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर सब डिवीजन वगैरह ये होता है, अपन बाद में बात करें, लास्ट में आती है विलेज। ठीक है, तो विलेज पंचायत जो है वो भी क्या एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, क्योंकि ये पूरी हायरार्की है। तो ये अपना मेन बॉस कहाँ है, यहाँ की जगह, फिर यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट, फिर यहाँ पे आते हैं डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील वहसील, इसका अंदर फिर विलेज में जाएगा, राइट? तो ये क्या है, तो अपने को कमांड कहाँ से मिलती है? कमांड स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है, राइट? फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, जैसे कि अपने 3 टायर्स के बारे में बात की थी लास्ट टाइम, कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत और एक ग्राम पंचायत।
राइट। सो ये सारी चीज़ को मैनेज कौन करता है भाई, कि गांव में कोई चीज़ हुई है, कोई दंगा हुआ, कोई फसाद हुआ, ये सारी चीज़ें हुआ, तो वो विल मैनेज ऑल दिस थिंग, तो डेफिनेटली द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन आता है, क्या आता है, वो सारी चीज़ ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे। जैसे एनसीईआरटी में बहुत अच्छी सी कहानी दे रखी है, सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ द स्टोरी, और आप रीड कीजिए प्लीज़। आप क्लास लेने के बाद या उसके पहले अगर रीड करके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर नहीं करके आते हो तो क्लास लेने के बाद आप रीड कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। क्रक्स से क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ इस लेक्चर के थ्रू, बाकी आपके हिसाब से आप रीड कीजिए। सो हियर वी आर ट्राइंग टू रीड बिटवीन द लाइन्स, है ना, गोल्डन लाइन के बीच में, पढ़ने की लाइन के बीच में सही क्या छुपा रहता है, वही छुपा रहता है यूपीएससी तो उसकी, और अपन उसको इग्नोर कर देते हैं। वेल यहाँ पे होता ये है कि दो व्यक्ति रहते हैं, एक का नाम मान लीजिए एक्स और एक का नाम वाई है, वो दोनों लोग क्या करते हैं, झगड़ लेते हैं, ठीक है। तो गांव की कहानी है, गांव में लड़ाई वड़ाई हो गई, तो किस तरह से हम इसको डील करें, राइट। अपन गांव की बात कर रहे हैं, तो लेट अस टॉक अबाउट द विलेजेस की कितने विलेजेस हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ईयर सेंसस 2011 अराउंड 6 लाख विलेजेस आर देयर इन इंडिया, एंड टेकिंग केयर ऑफ देयर रोड्स, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, कनेक्शन वगैरह, उनका सब ध्यान वो रखते हैं, राइट। सर क्या होता है, इट इज़ नॉट स्मॉल टास्क। अब ये सारी चीज़ का ध्यान रखना, वाटर का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन वगैरह, इनका वो ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या उनके हाथ में सारी चीज़ें नहीं। अगर उनको पता चले कि वो रोड बनवाना है, अपने को रोड बनवाना है, जैसे कि एक छोटा सा कस्बा है और एक छोटी सी तहसील है, और वहाँ से अपना सा गाँव है, जैसे 20 किलोमीटर फ्रॉम तहसील, इसके बीच में अगर रोड बनाना है, तो आपको लगता है कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन बनवा सकता है? ऑफकोर्स नो, राइट। तो क्या होता है, इन एडिशन टू दिस द लैंड रिकॉर्ड हैव टू मेंटेन। तो ये सारी चीज़ मेंटेन कौन करेगा, या फिर कौन कंस्ट्रक्ट करवाएगा? डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग, राइट। सो इसके अलावा फिर यहाँ से रिकमेंड वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि भाई किस तरह से हम रिकमेंड डिस्कस कर सकते हैं। वेल वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल राइट नाउ, क्योंकि अपने ऑलरेडी कर दिया। बट इसके अलावा भी क्या करना पड़ता है, इन एडिशन टू दिस लैंड रिकॉर्ड हैव टू मेंटेन एंड कॉन्फ्लिक्ट नीड टू बी रिजॉल्व एंड डेल्ट द लास्ट मशीन इन द प्लेस ऑफ विद ऑल दिस एंड इन दिस चैप्टर। तो क्या होता है, देखिए झगड़ा वगड़ा हो गया किसी के साथ, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो गया, उनको रिजोल्व करना है। साथ ही साथ कि किसकी लैंड है, गांव में भाई गांव में है तो आपकी लैंड वगैरह होगी ना, कि इस लैंड का ओनर कौन है, जैसे कि ए पर्सन है, इस लैंड का ओनर बी पर्सन है, ठीक है। तो यही इसकी कहानी है कि भाई ये 2 पर्सन है और उनकी जो ज़मीन है वो पास पास में है। तो किसी कारणवश उनका झगड़ा हो जाता है, और एक व्यक्ति रहता है वो बहुत ही बदमाश टाइप का रहता है, तो उस दूसरे बंदे की लैंड थोड़ा सा ले लेता है। तो ये छोटा सा पर्सन है बेचारा, गरीब सा, क्या करता है, वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, पुलिस स्टेशन रिपोर्ट वगैरह लिखवाने के लिए जाता है कि भाई साहब देखिए हमारे साइड में जो पड़ोसी है उन्होंने हमारी ज़मीन को छीन ली है और आप कुछ कीजिए, राइट। सो पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये व्यक्ति गांव में रहता है, तो उसको FIR जिसे बोलते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR कहाँ पे करेगा वो, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहाँ पे वो करेगा, राइट। ऐसा नहीं कि आपकी ज़मीन जैसे कि यूपी में है और आप MP में जा रहे हो, आप खरीदते हो, राइट। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट ना। जैसे कि एक बार अपन केस की बात करते हैं, सलमान खान का केस आपने सुनी होगा, जोधपुर वाला है ना, हिरन वाला, ब्लैक बक वाला। सो जहाँ पर उन्होंने ये कर्मकांड किए हैं, जहाँ पर उन्होंने ये टिकड़ी क्रिम किया है, वहीं पे इनकी रिपोर्ट वगैरह होगी। ऐसा तो नहीं कि मुंबई में जाके हो जाएगी, तो उनको तारीख के लिए आना पड़ता है, इधर ही आना पड़ता है जो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दैट कि हर एक जो पुलिस स्टेशन होता है, एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर कंट्रोल। एक पुलिस स्टेशन होता है और उसके अंदर में एक एरिया होता है, जैसे ये एरिया है, ये छोटा सा पुलिस स्टेशन है और इसके अंदर में इतना एरिया आता है। तो इसके अंदर में जो भी घटनाएं वगैरह घटित होती है, जैसे कोई भी हुआ, जैसे कोई चोरी वगैरह हुई, एक्सीडेंट वगैरह हुआ, कोई लड़ाई वड़ाई हो गई है, ठीक है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ द स्टेशन। जो पुलिस स्टेशन है इस एरिया में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सारी चीज़ों के बारे में पता करना, इंक्वायर करना और इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना, राइट, इस एरिया के अंदर है। लेकिन लेट्स से ये एरिया है, तो ये एक दूसरे से क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, ये अपनी अपनी लिमिट में रहते हैं, बाउंड्री में। तो ये व्यक्ति के साथ
दूसरे व्यक्ति ने बदतमीजी वगैरह की तो वो गया बेचारा, बात ये गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए जिस एरिया में वो आते हैं, राइट। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे गए भाई SHO जिसे बोलते हैं, उसका मतलब होता है स्टेशन हाउस मास्टर वगैरह या फिर उसको ऑफिसर वगैरह भी कहते हैं SHO, एंड टोल्ड हिम कि भाई मेरे साथ ये सारी चीज़ हुआ है। तो SHO ने SHO ने बोला कि यार आप यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो और मेरा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। फिर भी इस बंदे ने समझाया कि भाई देखो मेरे को मारा गया है यार, मेरी कंप्लेंट वगैरह लिखो यार, नहीं तो मेरा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। सो इसने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि तुम्हारी ये ना एक फॉल्स कंप्लेंट हो सकती है या फिर मैं आपके रिपोर्ट नहीं लिखूंगा आपके साथ। तो उसने मना कर दिया और उसने इस बंदे ने मतलब ये ऑफिसर ने उन्होंने इसके ऊपर विश्वास करने से मना कर दिया। आप बताओ किसके पास जाए। ये तो हो गया पहला लेवल कि झगड़ा हुआ तो डायरेक्ट कहाँ चले गए, पुलिस स्टेशन, लेकिन यहाँ पर उसकी सुनवाई नहीं। ये आ गया घर पे, तो अब क्या करना चाहिए। तो उसने सोचा कि अब झगड़ा तो हो गया अपना, किसके कारण हुआ, बिकॉज ऑफ द लैंड डिस्प्यूट। अब लैंड के कारण झगड़ा हो रखा है। तो फिर उसने इधर उधर पता किया तो उसको पता चला कि यार पटवारी नाम का कोई बंदा होता है जिसके पास अपना रिकॉर्ड होता है। सो मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, जो लैंड वगैरह होती है उसका रिकॉर्ड किसके पास रहता है। सो लेट अस सी, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। सो हु इज पटवारी। पटवारी कौन होता है। पटवारी इज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट इन सम विलेजेस एंड ऑफिसर्स, उसको कुछ ऑफिसर बोलते हैं, लेखापाल बोलते हैं ना, और ये अलग अलग कर्मचारी अगर मतलब अलग अलग स्टेट में अलग नाम से जानते हैं। तो हु इज पटवारी, द पर्सन हु टेक केयर लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द पब्लिक। और जो पटवारी होता है वो एक सर्टेन विलेज का होता है, राइट। जैसे कि पुलिस स्टेशन है उसका भी एक सर्टेन एरिया होता है। सिमिलरली पटवारी का भी एक सर्टेन एरिया होता है और उस एरिया में वही सारी चीज़ों का ध्यान रखता है कि किसकी लैंड है, किसका लैंड किसने खरीदा है, ट्रांसफ़र हुआ है, बेचा है, फिर किसने मकान खरीदा है, किसने बेचा है, तो सारा का सारा रिपोर्ट उसके पास रहता है। तो ये दोनों व्यक्ति ये यहाँ पे गया, उसने बोला कि पटवारी साहब हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि हमारे साइड के व्यक्ति उन्होंने हमारी ज़मीन ले ली है, आप प्लीज़ देखिए और हमारी ज़मीन का मेजरमेंट कीजिए। तो अब इसको क्यों बोल रहा है पटवारी को, ये इसलिए बता रहा है क्योंकि ये पटवारी है ना, इसके पास पहले से उसके पास रिकॉर्ड है कि ये ए व्यक्ति है, इसकी लैंड लेट्स से 3 एकर्स है और दूसरे बंदे की 4 एकर्स है। अगर ये डबल से मेजर करेंगे तो इनका रेशियो सेम आना चाहिए कि 3 एकड़ ये बंदे के पास है, ये वाले के पास, और उतनी बी वाले के पास, दोनों के पास सेम आना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी रेशियो ऊपर नीचे होता है, लेट्स से अगर 2.5 होता है उधर लेट्स से 4.5 होता है, तो क्या होगा, डेफिनेटली जो 4 एकड़ लैंड थी जिस व्यक्ति के पास उसने उसकी 0.5 एकड़ लैंड एक्वायर कर ली, ले ली उसने, राइट। तो इसके पास गए, उन्होंने सारी मेजरमेंट वगैरह करवाई कि भाई चलो देखिए क्या हुआ हमारे साथ। तो इस कहानी से और इस इवेंट से सिर्फ अपन क्या सीख सकते हैं, अपन ये सीख सकते हैं कि भाई लैंड रिकॉर्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पटवारी की होती है। तो पटवारी द पर्सन रिकॉर्ड द लैंड की ओनरशिप किसकी और किसकी। एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं तो पुलिस स्टेशन जिसके अपन ने SHO की बात की, वो क्या करता है, वो कंप्लेंट वगैरह आती है एक पर्टिकुलर एरिया से, तो उस कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन करता है कि सही है गलत है किस तरह से। तो ये क्या है, सो SHO एंड द पटवारी ये बोथ आर द पार्ट ऑफ द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के ये क्या है, पार्ट है, राइट। क्योंकि यही तो एक मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ों को। लेट्स से अगर पुलिस अगर नहीं होती या फिर ये पटवारी भी नहीं होता तो किसके पास जाते हैं। वी थिंक डायरेक्ट दे कैन गो टू द प्रधानमंत्री एंड दे कहते से कि सर PM साहब हमारी लैंड इतनी थी और यहाँ से इतना हो गया, प्लीज़ आप इसका निवारण कीजिए। नो दे कांट डू डायरेक्टली, दे कांट गो टू डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर। ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इस लेवल से सुप्रीम कोर्ट जाना इस लेवल तक पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, राइट। सो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, यही करते हैं कि भाई रूरल में, गांव में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी प्रॉब्लम है उसको वहीं पर ही समाप्त करें विद जस्टिस।
जस्टिस कैसे हो सकता है भाई? जस्टिस ऐसे ही होगा ना कि भाई ये व्यक्ति झूठ तो नहीं बोल रहा है, क्यों? क्योंकि पटवारी के पास लैंड रिकॉर्ड वगैरह सारी चीज़ें। ऑल राइट, सो आपने इसके बारे में सुना होगा या देखा होगा, क्या देखा होगा? ये क्या है? खसरा। खसरा नाम की चीज़ आपने सुनी होगी। खसरा कुछ होता है, क्या होता है खसरा? विमल खसरा की नकल निकलाने जाते हैं ना, कब जाते हैं? जब तो आपको बैंक से लोन लेना हो, ठीक है? बैंक से आपको लोन लेना जैसे कि 5 लाख का लोन लेना, तो आप क्या करते हैं? बैंक के पास गए तो बैंक बोलेगी कि ठीक है सर, आप बताओ आपके पास क्या है, गिरवर क्या रखोगे आप, ठीक है? तो बोलेगे सर कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो बोले कुछ भी नहीं है तो कुछ तो होगा। बोले आप बोलोगे कि हाँ सर मेरे पास ज़मीन है कुछ 3 एकड़ और 2 एकड़ समथिंग। तो वो क्या बोलेंगे? ठीक है, विमल खसरा की नकल लेके आओ। सो खसरा, इट इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ रिकॉर्ड ऑफ योर लैंड, कि हु इज़ द पर्सन हु इज़ होल्डिंग द लैंड, राइट? कौन व्यक्ति है जो इस लैंड का ओनर है। तो इसमें क्या लिखा रहता है? जैसे आप देख सकते हैं ये सीरियल नंबर है 1 2 3। लेट्स से ये कोई पिताजी है, लेट्स से एक व्यक्ति है, वो पिताजी है और उसके ये बच्चे, लेट्स से कि ये 2 और 3 बच्चे हैं, और ये फादर है, और ये चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड है। तो उन्होंने कभी डिवीज़न किया होगा अपने लैंड का, तो 0.75 लैंड अपने पास रखी और बाकी इन दोनों को दे दी। तो यहाँ पे क्या एरिया एंड द एक्टर्स, मतलब किसके पास कितना है। सिमिलरली यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द ओनर्स, फादर और हस्बैंड नेम और एड्रेस। तो ये व्यक्ति है तो फलाना नाम का है, इनके पास इतनी लैंड है। ये व्यक्ति फलाना नाम का है, इनका एड्रेस ये, इनके पास इतनी लैंड है, और ये व्यक्ति इनके पास इतनी है। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा है कि अपने रेंट वेंट पे दे रखी है या ले रखी है, मतलब नो करके दे रखी है, मतलब इन्होंने रेंट वेंट पे नहीं दिया। इसी तरह से इसमें पूरा ब्यूरो रहता है आपकी जो विमल खसरा की नकल रहती है, उसमें पूरा रहता है कि भाई आपने कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन किया है और कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं किया है, कितने एरिया में किया है, कितने एरिया में नहीं किया है, राइट? सो कल्टिवेटेड और कल्टिवेबल जो लैंड होती है जिसमें आप खेती करते हो वो कितना एरिया है, जिसमें आप नहीं कर सकते हैं वो कितना एरिया है, राइट? सो नॉन कल्टिवेटेड लैंड कितनी है वो यहाँ की जगह शो कर सकते हैं, कॉलम दिया करते हैं, ठीक है? तो ये क्या, ये पूरा का पूरा आपको ये बताता है कि जिस व्यक्ति के पास भी जमीन है उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है किसके पास है? पटवारी के पास। एंड पटवारी इज द पार्ट ऑफ द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? अब ये सारी चीज़ इसके पास है तो आजकल तो डिजिटलाइजेशन हो गया, तो आजकल तो वेबसाइट पे पता चल जाता है कि किसके नाम से किसने लैंड वगैरह सारी चीज़ें। कोई व्यक्ति अगर रजिस्ट्री का है, अगर वो ज़मीन किसी को बेचता है, सो अकॉर्डिंग टू सम लॉ रिलेटेड टू द शेड्यूल कास्ट, दैट पर्सन कैन नॉट सेल लैंड टू नॉन ST कैटेगरी पर्सन, राइट? नहीं कर सकते भाई, ऐसा नियम है। रियल इंसिडेंट बताता हूँ मैं। कहीं गया था अभी कुछ दिन पहले, वहाँ पे किसी एक व्यक्ति ने लैंड खरीद ली थी। मतलब 1 पर्सन वॉज फ्रॉम आई थिंक अपर कास्ट में, लेट्स से एक्स कास्ट का बंदा था, लेकिन ही वॉज नॉट ST कैटेगरी। तो उसने समथिंग 5 लाख में कुछ 1 करोड़ लैंड खरीद ली थी, सॉरी 1 एकड़ लैंड खरीद ली थी। लेकिन जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए गए, रजिस्ट्रेशन जैसे बोलते हैं ना कि ऑनरशिप वगैरह करना है, मतलब ये अपना नाम चेंज करवाना, रजिस्ट्री करवाने के लिए गए, तो वहाँ पे उनको मना कर दिया। लेकिन सर अकॉर्डिंग टू लॉ वी कैन नॉट ट्रांसफर द लैंड फ्रॉम द ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। सो क्या हुआ, इनको वापस लैंड देना पड़ी और इसको कुछ 5 या 6 लाख रुपए इनको, ये जो इस कैटेगरी का बंदा था उसको 2 या 3 साल में वापस लौटाना था, राइट? क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा रिकॉर्ड उनके पास है, पटवारी के पास। सपोज मानिए अगर उनके पास ये रिकॉर्ड नहीं होता है कि ये लैंड ST कैटेगरी के बंदे उससे बिलोंग करती है, तो क्या होता है? डेफिनेटली ये बेच देता और ये ST कैटेगरी का बंदा वो क्या हो जाता है? लैंड, राइट? सो इन ऑर्डर टू गिव यू जस्टिस और समटाइम की इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा इंक्रीज करने के लिए, सारी चीज़ करने के लिए भी ये सारी चीज़ को मेंटेन की जाती है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? सो पटवारी ने बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो पटवारियों की इज्जत कीजिए आप इस टाइम के लिए। आज जैसे अपन मैं शुरू में बात कर रहा था कि देखिए मतलब क्या है कि अपने जो स्टेट है, जैसे स्टेट है, स्टेट के बाद पहले तो यूनियन अपना आता है, जैसे इंडिया अपना प्यारा भारत देश इंडिया आता है, फिर इसका में स्टेट आता है, स्टेट के अंदर क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, और इसके बाद में क्या होता है? सब डिविजनल होते हैं। सब डिविजनल, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? उनको कभी कभी अपन क्या बोलते हैं? तहसील, कभी कभी तालुकाज भी बोलते हैं, ठीक है? आपने वो भी देखोगे
सूर्यवंशम में क्या बोलते हैं कि मैडम साहिबा वो IAS ऑफिसर रहती है ना कि मैडम साहिबा हमारे तालुका को अभी पानी चाहिए, नहीं तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। तो तालुका मतलब क्या होता है, एक तहसील, एक एरिया होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट से छोटा होता है, राइट। तो इस तरह से सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है रूरल का जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है वो इस तरह से काम करता है, राइट है। सो अपन ये कह सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि एक फार्मर है, किसान है, तो किसानों को बहुत नॉलेज होता है और आपको लैंड का रिकॉर्ड चाहिए, तो बताओ किसके पास जाओगे आप? SHO के पास जाओगे? नहीं, किसके पास जाओगे आप? तहसील के पास जाएंगे। हाँ, तहसील में जाओगे, लेकिन तहसील में कौन देगा? पटवारी देगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही। ये तहसीलदार होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तहसीलदार का ये काम भी होता है कि ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होता है। अगर आप PSC का फॉर्म भरते हो तो लेट्स से इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम C or ST or OBC समथिंग कैटेगरी, समटाइम एक और कैटेगरी आई ना बस इकोनॉमिक का सेक्शन वाले, इन कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हो तो आपको सर्टिफिकेट वहीं से चलाना पड़ता है। तहसील में जाकर लाते हैं, मतलब जैसे तहसीलदार साहब होते हैं वो सिग्नेचर करते हैं एंड ही सर्टिफाइड्स दैट पर्सन बिलोंग्स टू एक्स कैटेगरी, राइट। वो चीज़ भी मेंटेन करते हैं। लैंड का भी करते हैं, ठीक है। और कुछ झगड़ा झाटा हो गया, कभी कभी ज्ञापन देने के लिए काम भी आता है, ठीक है। जैसे जाते हैं हम भी कुछ हुआ कि भाई हमारा जो फार्मर वगैरह है वो भी ज्ञापन वगैरह दे सकते हैं कि भाई ये नियम आ गया, अमेंडमेंट लाया गया है, उसमें आप हिंदू का पाइए, या फिर हमारी शिकायत है आप भारत सरकार तक पहुँचाइए। तो ये तहसीलदार को भी देते हैं, कभी कभी SDM को भी देते हैं। क्यों? क्योंकि दिस पर्सन आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट के हिस्सा है, तो डेफिनेटली आपकी आवाज़ को भारत सरकार तक पहुँचाएंगे। प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल नहीं है, यू विल कम टू नो सून जब आप एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन करें। सो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ इतना ही था अभी के लिए, लेकिन इसमें बहुत सारा है, अपन बहुत सारी चीज़ बात कर सकते हैं, ठीक है। इस NCERT में नहीं रहेगा, जैसे जैसे अपन हर क्लास की NCERT पढ़ेंगे उसमें पता चलता है। लास्ट में एक और चीज़ दे रखी थी, वो इसमें मैंने कहीं से ये शो किया है, शो करता हूँ। इसमें दे रखा था कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट करके दे रखा था। आपको पता है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट करके है, अमेंडमेंट एक्ट है 1986 का, ठीक है। सो जब ये पहले तो क्या था कि पहले तो ये होता कि भाई जैसे कि कोई फैमिली है, एक्स फैमिली है, उसमें जो फैमिली का हेड होता था वो कौन होता था? मेल कैंडिडेट होता था। तो जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी वो किसको जाती थी? मेल जो रहता था मेंबर उसी को जाता था। फीमेल को कोई भी शेयर नहीं था। So they were not able to take land or from her parents, right? So क्या हुआ 1956 में एक एक्ट आया था जिसे बोलते हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन वो यहाँ पे क्या दे रखा है, लेकिन मैं शुरू से आपको बताता हूँ क्या ये पूरी कहानी, तो आखिर में इसके बारे में बात करेंगे। सो ये शायद अगस्त की बात है, एक्जैक्टली आई एम नॉट अवेयर अबाउट द एक्जैक्ट डेट कितनी है अगस्त में, बट लेट्स से अगस्त की बात है 2020 की। तो उसमें एक जजमेंट आया था, राइट है। तो उसमें क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हैज़ एक्सपेंडेड द हिंदू विमेंस राइट टू को पार्टनर, मतलब जो लीगल हायर एंड इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या इक्वल टू मेल, मतलब ये कि भाई उन्होंने ये बोला था कि भाई अगर 5 एकड़ की ज़मीन है तो 2.5 एकड़ मेल को जाएगी और 2.5 एकड़ फीमेल को जाएगी, राइट। 50-50%, तो इक्वल को पार्टनर मतलब जो लीगल हायर है वो बराबर है, राइट। तो जजमेंट इसमें क्या लिखा था जजमेंट में, एक सेकंड, या सो ये जजमेंट था किसे था, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 से रिलेटेड था, क्योंकि 2005 में भी इसमें एक बार और अमेंडमेंट किया गया था। सो उसके पॉइंट्स क्या था, उन्होंने ये बोला था, करंट रूलिंग में ये बताया था उन्होंने कि इट रूल्ड दैट हिंदू विमेन्स राइट टू बी जॉइंट हायर टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज बाय बर्थ। उसने ये बोला कि भाई हिंदू विमेन है, ठीक है, तो जो उसकी
उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, उसमें अधिकार जन्म से ही होता है, जन्म से। जैसे उसका जन्म हुआ तब से वो समझिए उसके पिताजी की जो ज़मीन है उसकी वो हकदार बन जाती है, या फिर जो भी ज़मीन जायदाद वटेवर मकान वकान जो भी है उसकी क्या बन जाएगी, वो उसका अधिकार है, मतलब ये समझिए कि मालिक बन जाएगी। वेल प्रैक्टिकल कितना पॉसिबल है दैट विल डिस्कस लेटर। सा इसमें बोला कि एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर हर फादर लिव अलाइव और नॉट। इसमें कुछ कंट्रोवर्सी ये थी 2005 में जो अमेंडमेंट आया था उसमें ये बोला था कि भाई 2005 स्टेट को आया था, उससे पहले अगर किसी के पिताजी की डेथ हो गई तो ये लॉ उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और अगर उसके पिताजी उस समय जिंदा थे तो उसके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट आया 2020 में, उन्होंने ये बोला कि भाई ये चीज़ मैटर नहीं करती कि उनके पिताजी उस समय जिंदा थे या नहीं। अगर आपके पास x एकड़ जमीन है तो x/2 आपके मेल को जाएगी और x/2 आपके फीमेल मेंबर को जाएगी। दैट्स इट, उन्होंने ये बोला। सो ये उन्होंने को पर्सनल जो वगैरह वगैरह इसमें सब वो चीज़ थी जो हम बात कर रहे हैं। 9 सितंबर 2005 की बात की गई थी। और उन्होंने ये भी बताया कि विच रिमूव्ड कुछ डिस्क्रिमिनेटरी कोई था या फिर सेक्शन वगैरह उसको हटाया गया था। एंड डायरेक्टेड हाई कोर्ट को भी डायरेक्ट किया उन्होंने कि वो जितने भी केसेस है इससे रिलेटेड यही झगड़ा वाला कि भाई लड़की बोल रही कि मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन बाप बोल रहा है कि नहीं तो मेरे बेटे को ही दूंगा। तो इस तरह के जो भी केसेस वगैरह है उनको विद इन 6 मंथ इनको क्या करना है, खत्म करना है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सारा हाई कोर्ट को निर्देश दिए। बहुत सालों से पढ़े हुए थे। तो जैसे अपन अभी बात कर रहे थे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है। उसमें ये बोला कि मिताक्षरा स्कूल एक ये हिंदू लॉ है, ठीक है। स्कूल्स वगैरह होता है ना, एक नियो लिबरल होता है, लिबरल होता है, वैष्णव होता है, इस तरीके से थॉट्स होते हैं ये। तो ये मिताक्षरा करके एक स्कूल है ऑफ हिंदू लॉ, उन्होंने कोडिफाई किया था इसको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को, एंड गवर्न उन्होंने ये गवर्न किया था और बताया कि जो इनहेरिटेंस होता है ऑफ प्रॉपर्टी बट ओनली रिकॉग्नाइज मैन एज ए लीगल। उन्होंने कोडिफाई किया और उन्होंने ये बोला कि भाई जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जबकि जन्मजात प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट है, सिर्फ पुरुष के लिए होती है, महिला के लिए नहीं होती है। ऐसा इन्होंने बोला था 1956 में, और उसी के अकॉर्डिंग ये एक्ट लाया गया था। तो मतलब कौन सी फिलोसफी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते कभी कभी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर, कौन सी स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर बेस्ड है। तो आपको याद होना चाहिए मिताक्षरा, राइट। सो उन्होंने ये बोला था कि मेल कैंडिडेट को ही जमीन वगैरह मिलना चाहिए, फीमेल को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ रिलीजन वगैरह है, तो उसने बोला इट इज़ अप्लाइड टू एवरीवन हु इज़ नॉट, सबके लिए अप्लाई होगा, लेकिन किसके लिए अप्लाई नहीं होगा, ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी वगैरह वगैरह जो भी रिलीजन है उनके लिए नहीं होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन ये है, अपवाद ये है कि जो बुद्धिस्ट हैं और सिख हैं और जैन हैं एंड फॉलोअर ऑफ द आर्य समाज और ब्रह्मो समाज आर आल्सो कंसिडर्ड हिंदू, इन सबको भी हिंदू माना गया। अगर इनको हिंदू माना गया तो मतलब कोई व्यक्ति अगर बुद्धिस्ट है या सिख या जैन है या फिर ब्रह्मो समाज से या फिर आर्य समाज से, तो उसके लिए भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, उसके लिए भी ये लॉ अप्लाई होगा, राइट। लेकिन अगर कोई मुस्लिम फैमिली और उसमें अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी को या फिर फीमेल मेंबर को अगर वो जमीन वगैरह नहीं दे रहा है तो ये लॉ उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। सो वी कैन नॉट कंप्लेन अगेंस्ट हिम। सो दैट इज व्हाट हियर दे आर सेइंग। तो द हिंदू, इस तरह से सारा कुछ लिखा है। बाकी जो अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है 2005 में यही बोला था उन्होंने, वॉज अमेंडेड सितंबर और वीमेन वर रिकॉग्नाइज्ड एज ए को-पास। 2005 में इसका अमेंडमेंट किया था, किसका, ये था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के। फिर 2005 में इसका क्या किया था, अमेंडमेंट किया था, और उन्होंने ये बोला था कि भाई महिलाओं को भी को-पार्टनर बोलेंगे, मतलब जॉइंट लीगल हायर है, जॉइंट लीगल हायर है, उनको बर्थ से बाय बर्थ उनको राइट है कि भाई हमारे ये बाप की ज़मीन है और हमारा पूरा हक है, इट्स पर्टिकुलर बिलोंग्स टू माय फादर एंड इट्स माय बर्थ राइट है। सो ये करके पूरा इन्होंने अमेंड वगैरह ये सारी चीज़ किया था, लेकिन ये ठीक से एप्लीकेबल वगैरह नहीं हो रहा था, ये सारी चीज़ नहीं हो रहा था। इसलिए पर रिसेंट जजमेंट ये वाला है जो इन्होंने दिया और बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जिसका पिताजी
9 सितंबर 2005 को लाइव थे, जिंदा थे, अलाइव थे या फिर नहीं थे, दोनों के लिए लॉ अप्लीकेबल होगा। ठीक है, दैट्स इट, उन्होंने ये बोला। फिर हाँ, इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि 174 लॉ कमीशन थे, उन्होंने भी बोला था कि भाई हाँ जॉइंट फैमिली वगैरह होती है तो ठीक है, इस तरह की चीज़ होना चाहिए कि महिलाओं को भी कुछ जमीन वगैरह देना चाहिए, तो उन्होंने एडवोकेट किया चाहिए। गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था, गवर्नमेंट ने ये बोला था तो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, देखिए सोलिसिटर वगैरह जनरल वगैरह ये होते हैं ना, ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी आप नाम सुनते हैं AG, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह से जो होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, तो स्टेट के होते हैं, तो स्टेट की बात वगैरह को सुनते हैं, राइट है। सो वी विल रीड अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑफ स्टेट लेटर, बट राइट नाउ हम सिर्फ अभी मीटर से मीटर इसी की बात करेंगे। सो इन्होंने भी यही बोला था, उन्होंने आर्ग्यू कहा कि भाई फेवर ऑफ द एक्सपेंसिव रीडिंग ऑफ लॉ टू अलाउ द इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन। उन्होंने भी यही बोला कि भाई हाँ ये लॉ वगैरह पढ़ने के बाद हमको यही समझ में आता है कि महिलाओं को भी क्या करना चाहिए, इक्वल राइट वगैरह देना चाहिए। और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, क्या क्रिटिसाइज़ किया, जो मिताक्षारा वाला जो था ना स्कूल वाला, उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि भाई ये गलत बात है। उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर। क्यों किया? क्योंकि भाई शुरू में ही 1956 में जब जो लॉ आया था उसी समय बोल दिया था कि भाई मेल मेंबर है उसको ज़मीन मिलेगी, फीमेल है उसको नहीं मिलेगी, उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो इसको क्रिटिसाइज़ किया, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बीजेपी पावर में और ये वाले स्कूल को क्रिटिसाइज़ किया। खैर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, वी विल टॉक अबाउट ओनली पॉलिटिक्स। या सो जेंडर, उन्होंने इस तरह से उसको बोला कि ये बहुत ही ऑप्रेसिव है और नेगेटेड द फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी। आपको पता है फंडामेंटल राइट्स अपने 12 से लेकर कितने तक होते हैं? 32-35 तक, 32। सो देखिए 14 से लेकर 18 के बीच में जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, उसका भी वायलेशन हुआ है, विच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ होने के बावजूद भी महिलाओं को अभी तक 2005 तक और 2005 के बाद भी महिलाओं को अभी भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता है। बट इन रियलिटी इफ यू टॉक राइट नाउ इवन इन 2022, इफ यू टॉक अबाउट फैमिली के बारे में बात करेंगे, कोई फैमिली या फिर आप कहीं भी थोड़ा बाहर निकल के देखते हो, कोशिश कीजिए कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी फीमेल मेंबर है, फैमिली मेंबर, उसको प्रॉपर्टी दी है। लेस देन 5 या 10% में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी भी आज भी इवन आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2005 और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 2020 में, इसके बावजूद भी ये चीज़ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर द लैकिंग women in education and property and for the status of women. So ये मैंने आपको इसके बारे में इसलिए बताया था कि लैंड ओनरशिप से रिलेटेड ये चीज़ें थी, इसलिए मैंने आपको डिस्कस किया, अदरवाइज इसका कोई डिस्कस नहीं किया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। किसी को कोई प्रश्न? वंदना, भारती, हेमंत, पानिया, विनय, विजय, विशाखा, किसी को कोई प्रश्न? किसी को कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कोई प्रश्न आपकी साइड से? विनय, हाँ कोई प्रश्न? नो क्वेश्चन? हाँ चलिए, समझ में आया आपको विशाखा शर्मा जी? यस सर। चलिए ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है आपका? नो सर। चलिए ठीक है। सो हियर वी विल एंड द क्लास। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल जो भी टॉपिक होगा अपन उस पर डिस्कस। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।